Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय सिंह आज गंगा नदी के पार्ट 2 को लेकर के उपस्थित हूँ। गंगा नदी के पार्ट 1 में हमने पंचप्रयाग के बारे में आपको बताया था। पंचप्रयाग में सबसे पहले हमने विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के बारे में सामान्य रूपरेखा बता दिया था। अब उसके आगे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले देखिए गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र। हमने आपको बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, तब यह गंगा कहलाती है और यह गंगा हरिद्वार के समीप मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके आगे हमने आपको बताया था कि रामगंगा जहां गंगा से मिलती है वह रामगंगा से निर्मित रुहेलखंड का मैदान है और यह रामगंगा कन्नौज के समीप गंगा से मिलती है। इसके अलावा हमने बताया था कि गोमती से निर्मित अवध के मैदान को भी हमें देखना है। अब घाघरा के द्वारा निर्मित पूर्वी उत्तर प्रदेश हो अथवा उसके बाद हम गंडक, कोसी आदि से निर्मित बिहार के मैदान के बारे में वर्णन करेंगे और सबसे अंत में बाएं तट से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी महानंदा के बारे में सामान्य वर्गीकरण हमने आपको कल के वीडियो में कर दिया था। और यह गंगा नदी फरक्का के पास दो भाग में बढ़ जाती है, एक कहलाती भागीरथी और दूसरा हुगली, और इसी हुगली की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी थी दामोदर। इन सब का विवरण हमने कल के वीडियो में आपको कर दिया था। और इसके अलावा बताया था दाएं तट पे मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में यमुना और सोन नदी थी। अब इन दो नदियों के अलावा आइए इसे विस्तृत रूप से हमें पढ़ना कैसे उसे देख ले। हमने अभी आपको क्या बताया था, रामगंगा से निर्मित रुहेलखंड का मैदान, गोमती से निर्मित अवध का मैदान, उसके बाद घाघरा से निर्मित पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, और यह देखिए अब बिहार का मैदान जो सामान्य वर्गीकरण किया था, तो बिहार के मैदान में क्या क्या आएगा उसे देख लीजिए। पहला आएगा सारण का मैदान या सारण का मैदान। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में देखिए बेतिया व मोतिहारी का मैदान आ जाएगा, और बूढ़ी गंडक ध्यान रखिएगा और बागमती से निर्मित पूर्णिया का मैदान होगा, और मिथिला का नाम अभी हाल में काफी चर्चा में था, रामायण आदि के ग्रंथों में आपने देखा होगा, तो कोसी से निर्मित इस मैदान के बारे में जानेंगे। और महानंदा पश्चिम बंगाल के मैदान तथा डल्टाई मैदान से संबंधित नदी है। अब महानंदा गंगा के बाएं तट पर पश्चिम बंगाल के मैदान से होती गंगा में आकर मिलने वाली अंतिम महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इन सब का विवरण हमने कल के वीडियो में कर दिया था। अब इसके आगे आ जाइए। इस पूरे के पूरे सेक्शन को हमें लेके कैसे चलना है। अब देखिए गंगा का मैदान आपको याद होगा जब हमने हिमालय प्रदेश पढ़ाया था या प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया था, तो वहाँ दो चीज बताया था। जब वर्गीकरण किया था इन स्थलाकृतियों का, तो वो एक तो रिलीफ या उच्चावच के आधार पर किया था, और दूसरा वर्गीकरण हमने उनका उत्पत्ति और संरचना के आधार पर किया था। दो आधार था, आपको अगर याद हो दोनों का दोनों पैटर्न। ठीक उसी प्रकार हम इस गंगा के मैदान का जो वर्गीकरण करने वाले हैं, यह रिलीफ या उच्चावच के आधार पर और भौगोलिक विस्तार के आधार पर, यह जो गंगा के मैदान भाग का वर्गीकरण है। आप लोगों ने सुना होगा ना, कहीं भाबर है, तराई है, बांगर और खादर, इस तरह का जब वर्गीकरण होगा तो वह स्ट्रक्चर या संरचना के आधार पर होगा, ध्यान रखिएगा। और जब पूछा जाए गंगा का मैदान वर्गीकरण किया जाए, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान, तो इसके वर्गीकरण का आधार है रिलीफ या उच्चावच। यदि सामान्य रूप से गंगा का मैदान पूछा जाए, वहां न तो उच्चावच लिखे न तो उत्पत्ति और संरचना लिखे, तो ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों डायमेंशन को आपको लेके चलना है। और अगर उच्चावच पूछे या रिलीफ पूछे या भौगोलिक अवस्थित के अनुसार पूछे, तो आपको इसी तीन वर्गीकरण को लेके चलना है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा और निम्न गंगा का मैदान। अब चलते हैं एक एक पार्ट को देखते हैं। अभी हमने दिखाया था रामगंगा से निर्मित रुहेलखंड के मैदान को और गोमती से निर्मित अवध के मैदान को। सामान्यतः जो इनका संबंध है यह ऊपरी गंगा के मैदान से है। अब ऊपरी गंगा से अगर मध्य गंगा के मैदान में आना है तो कुछ न कुछ डिवाइडर जरूर होगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब मध्य गंगा के मैदान में आते हैं तो यहाँ दो चीज हमें देखना है। एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान हो जाएगा, सामान्यतः घाघरा नदी के द्वारा निर्मित, और अगला बिहार का मैदान, जिसे अभी बेतिया का मैदान, मोतिहारी का मैदान या मिथिला के मैदान के रूप में वर्गीकृत किया था। तो बिहार के मैदान तक मध्य गंगा का मैदान
समाप्त हो जाएगा। सामान्यतः कोसी नदी इसका डिवाइडर होगी और कोसी नदी के बाद हम जब निम्न गंगा के मैदान में पहुंचेंगे तो वहां पश्चिम बंगाल का मैदान तथा डेल्टाई मैदान का वर्गीकरण आप देखेंगे। अब ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यह देखिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वह ए अर्थात ऊपरी गंगा का मैदान और बी अर्थात मध्य गंगा के मैदान का विभाजक होगा। अब आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान देख लिया। अब देखिए बिहार के मैदान में जो महत्वपूर्ण मैदान है जहां से क्वेश्चन होगा, विशेष करके जो लोग बीएपीएससी देने वाले हों उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहला जो मैदान आएगा उनके लिए सारण का मैदान आएगा, फिर बेतिया और मोतिहारी का मैदान। सामान्यतः बूढ़ी गंडक नदी जो आपने देखा था गंडक के बाद वाला जो अभी डायग्राम दिखाया था, तो बूढ़ी गंडक नदी से निर्मित जो मैदान है वो बेतिया और मोतिहारी का मैदान होगा। उसके बाद पूर्णिया का मैदान होगा। फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां भी इन मैदानों का बारंबार उल्लेख मिलेगा आपको। और मिथिला के मैदान में प्रवेश करके कोसी नदी जो अपने बिहार में बाढ़ के लिए कुख्यात है। अब ध्यान रखिएगा मिथिला मैदान से जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह कोसी नदी मिलेगी आपको। तो मिथिला के मैदान को ध्यान रखिएगा बंगाल के मैदान से अलग करने का कार्य कौन करती है? कोसी नदी। और इस एरिया में जब आप बिहार में हो या यूपी में हो, जब भी गंगा नदी को पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा नदियों की तट पर अवस्थित शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा हमने बताया था मगध भी तो बिहार का ही मैदान है ना, तो सोन नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है मगध का मैदान है। अगर इतिहास से ताल्लुक रखते हो तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इसी मगध साम्राज्य से था और चाणक्य का। अब बिहार के मैदान को आपने देख लिया, पूरे पूरे गंगा के मैदान को लिखना कैसे है जो कल के वीडियो से अभी आज तक लेके आया हूं तो उसे एक क्रम में देख लीजिए। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित गंगा के मैदान का भौगोलिक विस्तार देख लीजिए। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के केंद्रीय उच्चभूमि या सेंट्रल हाईलैंड एवं छोटा नागपुर पठार तक है। और केंद्रीय उच्चभूमि क्या है या छोटा नागपुर पठार क्या है, इस सब का विवरण हमने आपको पूर्व के वीडियो में दे दिया है प्रायद्वीपीय पठार के साथ। पश्चिम अभी तो विस्तार हो गया उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, हिमालय से लेकर प्रायद्वीपीय भारत, लेकिन पश्चिम में इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश हरियाणा और अरावली पर्वतीय क्षेत्र से लेकर के पूर्व में पश्चिम बंगाल के तटीय मैदान तक इसका विस्तार है। अब एक हरियाणा ट्रैक्ट है जो घग्गर नदी और यमुना नदी के अपवाद क्षेत्र का विभाजक है। गंगा के मैदान में जब जाएंगे तो ये सारी संरचनाएं आपको किसी न किसी रूप में मिलेंगी। गंगा के मैदान को ध्यान रखिएगा, इसी वर्गीकरण की बात कर रहा था अभी, भौगोलिक अवस्थिति जियोग्राफिकल लोकेशन और रिलीफ या उच्चावच संबंधी विशेषताओं के आधार पर ऊपरी मध्य व निम्न गंगा के मैदान के रूप में सीमांकित किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार को जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा मीन्स में गलती होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। अब ऊपरी गंगा का मैदान जो भी हमने दिखाया है विस्तार, ऊपरी गंगा के मैदान से मध्य गंगा के मैदान में आने पर सामान्य विशेषता क्या होगी? पहले औसत चौड़ाई में वृद्धि फिर कमी आती है। वहीं मध्य गंगा के मैदान से यदि आप निम्न गंगा के मैदान की ओर जाने पर औसत चौड़ाई में वृद्धि होती है। हूबहू लाइन यूपीएससी 2009 या 10 के आसपास प्रीलिम्स में पूछा हुआ था इस ऊपर के 2 लाइन के फैक्ट को लेकर के कि ऊपरी गंगा से लेकर निम्न गंगा के मैदान में आने पर औसत चौड़ाई में क्या वृद्धि होती थी, क्योंकि उस समय ऑप्शनल ज्योग्राफी भी हुआ करता था, इस वजह से भी यहाँ क्वेश्चन डीप में जाके पूछा। अगला निम्न गंगा के मैदान, ठीक है, निम्न गंगा के मैदान से ऊपरी गंगा के मैदान की ओर जाने पर क्या होगा? निम्न गंगा का मैदान इनकी पश्चिम बंगाल और डेल्टाई एरिया से ऊपरी गंगा के मैदान में जाने के बाद क्या होगा? औसत वर्षा की मात्रा में कमी के कारण औसत से अधिक वर्षा वाले निम्न गंगा के मैदान में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होगा। एक कोसी का भी एग्जाम्पल आपको दिया था हमने, और ग्रसित है। इस क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है ये जो निम्न गंगा का मैदान है, विशेष करके ये जो कोसी वाला बेल्ट है यहाँ, या आप उड़ीसा में भी देख रहे होंगे कई जगह, साउथ में अगर उसके चले जाएं तो यह भारत के बाढ़ से प्रभावित या बाढ़ से ग्रस्त राज्यों में से एक शामिल है। अगली विशेषता इसकी क्या है? औसत से जो कम वर्षा वाला ऊपरी गंगा का मैदान है में और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जल संसाधन के प्रबंधन के लिए नहर सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई। और इस एरिया में देखिए तो माइक्रो इरिगेशन जो है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां हैं, उनको भी ज़्यादा महत्व दी गई है। फलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति कार्यक्रम सफल रहा। अब हरित क्रांति कार्यक्रम क्या था, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में आप जानेंगे। अभी इसके आगे आइए।
वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मध्य गंगा के मैदान की विशेषता क्या ध्यान रखिएगा। हमने देखिए निम्न गंगा के मैदान की भी विशेषता आपको बता दिया और ऊपरी गंगा के मैदान की भी विशेषता बता दिया। एक जगह औसत से अधिक वर्षा हो रही है तो दूसरी जगह औसत से कम वर्षा हो रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य गंगा के मैदान में क्या सामान्य विशेषता उसकी देखिए। औसत से अधिक जनघनत्व होने के कारण भूमि पर जन दबाव इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। सामान्यतः जब लोग नदियों को पढ़ते हैं तो इन आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय विशेषताओं को शामिल नहीं करते, इस वजह से भी क्वेश्चन कई बार अधूरा हो जाता है। तो आगे से ध्यान रखिए, जब भी किसी नदी का वर्गीकरण करिए तो इन सारे आर्थिक, सामाजिक विशेषताओं को भी ध्यान में रखिए। और कल के वीडियो में इसका जो नेक्स्ट होगा गंगा के मैदान का पार्ट, जिसमें हम उत्पत्ति और संरचना के आधार पर अर्थात भावर, तराई, बांगर और खादर जैसे संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तब तक के लिए